हेलो बच्चों, वेलकम टू दिमान क्लासेस। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है पेपर्स की? आपको पता है सितंबर आ चुका है ऑलमोस्ट। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर रिवीजन। आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, जो टॉपिक्स आपको ज़रूर फोकस करने हैं अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा, फिजिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बारे में। उन टॉपिक्स पर आप ज़रूर उनके एमसीक्यूज, उनके डेफिनेशंस, उनके फॉर्मूलेज आप ज़रूर याद करिए, उनका एक लिस्ट बना लीजिए ताकि आपको पेपर के टाइम पर कोई इशू ना आए। चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो जो फर्स्ट पार्ट हम फिज़िक्स के बारे में हम बात करेंगे, तो फिज़िक्स में जब मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज़ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड सेगमेंट। तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। वन इज़ अवर पार्ट 1 एंड वन इज़ पार्ट 2 फिज़िक्स। ठीक है, जो पार्ट 1 में हम बात करते हैं, पार्ट 1 में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने दोनों सेगमेंट कवर कर रहा हूं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा और बाकी टॉपिक्स नहीं पढ़े। आपको सब कुछ रिवाइज करना है, प्लस आपको इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना है। दैट इज द मोटिव ऑफ दिस वीडियो, कि आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप ना भूलें, उनको छोड़ना नहीं है। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सबसे मेन जो मेरे नज़रिए में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको गॉस थ्योरम लगाना है, तो गॉस थ्योरम लगाते वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम गॉस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए किसी कैविटी के अंदर। अगर वो किसी कैविटी के अंदर एनक्लोज नहीं है, तो हम एक अपनी तरफ से इमेजिनरी एक कैविटी बना लेंगे और उसके अंदर हम अपने चार्ज को एनक्लोज करके फिर हम फ्लक्स निकालेंगे। तो गॉस थ्योरम पर बेसिकली फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। गॉस थ्योरम के बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, दैट इज पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड मैं यहां पर हाईलाइट करना चाहूंगा खास करके इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, कि व्हाट आर इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस क्या है, कैसे होते हैं, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस की, उन कॉन्सेप्ट्स पर थोड़ा आप ध्यान दे करके चलिए। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, जो बहुत बच्चों को परेशान करता है, दैट इज कैपेसिटेंस एंड इट्स एनर्जी। कैपेसिटेंस एंड इट्स एनर्जी। आपके पास कैपेसिटेंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। कैपेसिटेंस में ये कह सकता है कि एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पे कितना फर्क पड़ेगा। अब यहां पर और एक सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि अगर हमने बैटरी कनेक्ट करी हुई है या बैटरी हमने डिस्कनेक्ट करी हुई है, तब क्या सिचुएशन होगी कैपेसिटेंस की। इस तरह के क्वेश्चंस राइज होते हैं कैपेसिटेंस से रिलेटेड, राइट। एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस हम कैसे मैनेज करेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को आप, इस तरह के क्वेश्चंस को आप जरा एक बार रिवाइज करके चलें, राइट। आप रिवीजन के लिए किसी भी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी बुक, बट जब आप रिवीजन कर रहे हो
तो खास करके इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जरूर ध्यान दें, कैपेसिटेंस एंड इट्स एनर्जी। और इसके अलावा तो आपका एक मेन कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड टॉर्क, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड टॉर्क। डायपोल से रिलेटेड खास करके टॉर्क की जब मैं बात कर रहा हूं तो टॉर्क में हम बात करेंगे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इनके बारे में आप थोड़ा पढ़ के चलें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा डायपोल के। ऑलराइट, तो ये चार कॉन्सेप्ट्स मेरे नज़रिए में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाकी पॉइंट्स तो हैं ही। देखिए फिजिक्स के अंदर आपके पास दो तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, एक तो वो क्वेश्चंस जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, जो डायरेक्ट आपने क्वेश्चन देखा आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ओके इस क्वेश्चन में मुझे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। दूसरे तरह का जो क्वेश्चन होगा वो होगा थोड़ा सा एनालिसिस बेस्ड, जो आपने क्वेश्चन देखा कि आपको लगेगा अरे यार इसमें तो मुझे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो कॉन्सेप्ट आपको एक बार ध्यान दे करके चलना है। जब मैं पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट मैं लिखना चाहूंगा दैट इज पोटेंशियोमीटर। बच्चे इसी को सबसे ज्यादा छोड़ते हैं और इसी कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर में भी किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, अगर हमने उसकी लेंथ बदल दी या फिर हमने जो सेल कनेक्ट किया हुआ है, सेल कनेक्टेड है, उसके सेल के साथ हमने एक और रेजिस्टेंस शंट कर दिया, एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे नल पॉइंट पर। इससे जुड़े कई सारे सवाल आते हैं पेपर में खास करके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर जरूर पढ़ें, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ को खास करके ध्यान रखें। किरचॉफ्स लॉ का सबसे पहला एप्लीकेशन करंट लॉ। करंट लॉ को हम कैसे अप्लाई करते हैं, करंट डिवीजन करना सीखें कि करंट डिवीजन हम कैसे करेंगे, उसको सर्किट में अप्लाई करना सीखें। किरचॉफ्स लॉ के बाद हमारे पास थर्ड टॉपिक जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बचता है मेजर, दैट इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज पर अधिकतर मतलब बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन आपके इस साल के सिलेबस से हटा दिया गया है, उस पर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो मेजर जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं लाइक दे आर फ्रॉम पोटेंशियोमीटर, किरचॉफ्स लॉ एंड मीटर ब्रिज। इन कॉन्सेप्ट्स को आप जरूर जरूर पढ़ करके जाएं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद अगर हम चलते हैं तो मैं इसको जरा यहीं पे पार्ट 1 भी समझा देता हूं, पार्ट 2 के बारे में हम सेकंड उसमें डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ चैप्टर जो आता है हमारा दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहला मैं नाम लेना चाहूंगा दैट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में हम बात करेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशन क्या है। इस पर कई सारे सवाल बनते हैं। खास करके आपको इस चैप्टर में ध्यान देना है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, बहुत ध्यान देना है आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कि हमारा एक स्ट्रेट वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, सर्कुलर वायर है उसका फील्ड किधर होगा, सोलेनॉइड, टॉरॉइड। आपको डायरेक्शन का बहुत इस्तेमाल है यहां पर, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके कि हमारे एक वायर रखा है, उस वायर पर फोर्स कितनी एक्ट कर रही है। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है यहां पर हमारा
दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स ऑन चार्ज और कंडक्टर, फोर्स ऑन चार्ज और कंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहां पर हमारे पास फोर्स में हमारे पास दो बातें, एक मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, दूसरा है पैरेलल कंडक्टर्स, और तीसरा है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पर कई सारे सवाल बनते हैं हमारे। और जो लास्ट टॉपिक में यहां पर कहना चाहूंगा दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पैरामीटर्स, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के पैरामीटर्स। पैरामीटर्स लाइक करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, फिगर ऑफ मेरिट, इन कॉन्सेप्ट्स पर बहुत सारे सवाल बनते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर को आप खास करके ध्यान देके चलिए, फोर्थ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, खास करके एमसीक्यूज काफ़ी बनेंगे इस चैप्टर से। तो आप ध्यान दीजिए कैसे हमें अपने फर्स्ट पार्ट की तैयारी करनी है। तो ये टॉपिक्स हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको बिल्कुल भी छोड़ने का, अवॉइड करने का मत सोचना। आज तक कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, आप भी अब 12th क्लास में हैं, आपको 12 साल हो गए पेपर देते हुए, आपने देखा होगा जो चीज़ आप सोचते हैं कि यार ये तो पेपर में नहीं आएगा, वो डेफिनेटली आ जाता है। ठीक है, तो ये उन टॉपिक्स में से हैं जो हम सोचते हैं कि छोड़ना यार इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, नहीं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। जो नेक्स्ट चैप्टर में बात करना चाहूँगा दैट इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। बस मैंने एक ही टॉपिक लिखा है इस चैप्टर से, अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर कि अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट पैरामीटर्स, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ये तीन जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत क्लियरली कॉन्सेप्ट इनका क्लियर होना चाहिए। इनके बेसिस पर बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं कि एंगल ऑफ डिप कहाँ पर, इक्वेटर पर कितना होगा, पोल पर कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। चलिए, आई होप कि आपने ये पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। मैं इनको रब कर देता हूँ, आगे चैप्टर्स समझते हैं। मैग्नेटिज्म चैप्टर के बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जो मेन फोकस रहता है वो रहता है फैराडेज लॉ के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे फैराडेज लॉ, एंड इसी से मिलता जुलता उसी का भाई जिसको हम कहेंगे लेंज लॉ। ये दो लॉ एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर कि एक कंडक्टर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, उसके नीचे दूसरा एक कंडक्टर रखा है, बताओ कि इसके अंदर किस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, उसको आप ध्यान दे करके चलिए। दूसरा जो कॉन्सेप्ट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर चैप्टर के अंदर है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि
ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है ये, ट्रांसफॉर्मर इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इंडक्टेंस और इंडक्शन के बीच में कि व्हाट इज इंडक्टेंस एंड व्हाट इज इंडक्शन। तो भाई इंडक्शन जो है वो एक फिनोमेना है, इंडक्शन इज फिनोमेना। फिनोमेना समझते हो ना, एक घटना काइंड ऑफ। और इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस, अब हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस, ये अगर हम इसको देखें तो ये एक तरीके का जो बैक ईएमएफ पैदा हुआ कंडक्टर के अंदर, उसको हम कहते हैं इंडक्टेंस। उसको मेजर किया जाता है बाय कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस से। तो ये चीज आपको क्लियर करके रखना है कि व्हाट इज इंडक्शन एंड व्हाट इज इंडक्टेंस। क्लियर? इसके बाद आ जाता है हमारा सबसे महान चैप्टर जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। कई बच्चे तो इस चैप्टर को छोड़ ही देते हैं, जबकि बहुत आसान चैप्टर है ये ऑल्टरनेटिंग करंट। इस ऑल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहले आपको 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज पता होनी चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं? आरएमएस वैल्यू, मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू और उनके रिलेशन। ये चीज आपको मेन ध्यान रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है दैट इज करंट एंड वोल्टेज रिलेशनशिप। करंट एंड वोल्टेज रिलेशनशिप अक्रॉस इंडिविजुअली एल, सी और आर। एल, सी और आर का बिहेवियर, ये चैप्टर के अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। यहां पर हम किसी एक टॉपिक को स्पेसिफाई करना सही नहीं रहेगा। यहां पर बहुत सारे भरमार है एकदम एमसीक्यूज की, कहीं से भी उठ करके क्वेश्चन बन सकता है। बट जो अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं वो इन कॉन्सेप्ट्स पर बनते हैं कि आपको पीक वैल्यू दे देगा या फिर इक्वेशन ऑफ करंट दे देगा, कहेगा यहां से आरएमएस वैल्यू निकालो, यहां से पीक वैल्यू निकालो, राइट? करंट एंड वोल्टेज रिलेशनशिप के बाद हमारे पास तीसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रेजोनेंस कंडीशन। ये बात ध्यान रखिए, रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर, कि रेजोनेंस कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, होगा तो उस सिचुएशन में करंट की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस कितना होगा, पावर कितनी होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे इस फिनोमेना में हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के अंदर। ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करना चाहेंगे दैट इज ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर से जुड़े क्वेश्चंस कि अगर एक तरफ प्राइमरी में, याद रखो ट्रांसफॉर्मर का एक ही मंत्र है कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, बस। अब इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर यानी कि अगर इनपुट में अगर हमने वोल्टेज बढ़ाया तो आउटपुट में क्या होगा? हाँ, अगर हमारे पास 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं ना, एक स्टेप डाउन और एक स्टेप अप। अब डिपेंड करेगा हमारा ट्रांसफार्मर कैसा है। अगर वोल्टेज बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ करंट को डिक्रीज होना पड़ेगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। 5वां आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इन 5 कॉन्सेप्ट्स को आपको खास करके ध्यान देना है। और आपको एक और मंत्र बताता हूं मैं रे ऑप्टिक्स का। अगर आपको रे ऑप्टिक्स पे काबू पाना है, आप एक काम करिए बस, आप जब भी आप रे ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ें, रिवाइज करें, तो आप उस चैप्टर के अंदर जितने भी आपको फॉर्मूले मिलते हैं, ऑल फॉर्मूलेज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले की लिस्ट बना लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले की लिस्ट बना लो। आप जितने फॉर्मूलेज की लिस्ट बनाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और याद कर लेंगे, आपका उतना ही अच्छा रे ऑप्टिक्स हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स में आप प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे अगर आपने सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूलेज की लिस्ट बना ली है और उनको याद कर लिया है। रे ऑप्टिक्स के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा वेव ऑप्टिक्स का। तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले आपको जो समझना है वो समझना है वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट, कि ये वेव फ्रंट क्या होता है और उसके टाइप्स, वेव फ्रंट एंड इट्स टाइप्स। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस पर आपको बहुत क्वेश्चंस आएंगे इंटरफेरेंस के ऊपर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली इंटरफेरेंस कवर करता है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट को खास करके। डिफ्रैक्शन जो है हमारा बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट रह गया है अब, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, इस पे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बट इट इज वेरी लेस। मेन है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस पर आप बहुत ध्यान से आप फोकस करें, राइट? चलिए, तो अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज ड्यूअल नेचर। तो जब हमने ड्यूअल नेचर के बारे में बात करना है, ड्यूअल नेचर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको बहुत ध्यान देना है इस टॉपिक के ऊपर, खास करके फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर आपको ग्राफ ध्यान देने हैं, हाँ, आपको देखना है कि किस पैरामीटर का कैसा ग्राफ बनेगा, हाँ, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान दें। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। और तीसरा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि डी ब्रॉगली से हमने जो वेव निकालना है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ, या फिर कंपैरिजन करना होगा वेवलेंथ का, तो वो आप ध्यान रखिए डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के अंदर। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस करने के बाद जब हम एटम और न्यूक्लियाई में एक साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एटम और न्यूक्लियाई अब तो इतने छोटे चैप्टर कर दिए हैं, यहां पर आपको कंबाइंड में आपको बता रहा हूं, यहां पर आप जो टॉपिक डिस्कस याद रखें दैट इज बोर्स मॉडल, और बोर्स मॉडल के अंदर ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखें आप। न्यूक्लियाई के अंदर आपको याद रखना है, आपको ध्यान देना है पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में कि न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियाई का कंपोजिशन, न्यूक्लियाई कंपोजिशन, न्यूक्लियर किस चीज से बना है, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ये याद रखना है अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज।
न्यूक्लियर फोर्स और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कई सारे क्वेश्चंस हैं जो अब इस साल आ सकते हैं। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉम न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के बाद रेडियो एक्टिविटी तो अब इस चैप्टर से खत्म हो गया है, रेडियो एक्टिविटी इज नॉट देयर। बस आपको डीके याद रखने हैं कि आपके कितने तरह के डीके होते हैं। आपको डीके ध्यान देने हैं। व्हाट आर 3 काइंड्स ऑफ डीके? अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, बस, नथिंग एल्स इन एटम एंड न्यूक्लियाई। और जो लास्ट टॉपिक बचा आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर आप जो चीज ध्यान देंगे वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे आप एनर्जी बैंड के बारे में, कि व्हाट आर एनर्जी बैंड्स। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक हमारा वैलेंस बैंड, एक हमारा कंडक्शन बैंड। और तीसरा ध्यान देना है आपको एनर्जी गैप के बारे में। आपको एनर्जी बैंड एंड एनर्जी लेवल आपको डायग्राम भी बनाने को आ सकता है। एनर्जी बैंड डायग्राम किस किस का? इंट्रिंसिक का और एक्सट्रिंसिक का। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये आपको ध्यान देना है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्लियर? एनर्जी बैंड। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड और उसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट नाम लेना चाहूंगा मैं सोलर सेल का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे देश में नया अभी इस पे बहुत जोर दिया जा रहा है सोलर सेल के ऊपर। तो सोलर सेल पे क्वेश्चंस आने की काफ़ी चांसेस हैं। सोलर सेल और खास करके एलईडी, ये 2 चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इन 2 कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ के चलें, राइट? तो ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप इनको भी पढ़ेंगे तो भी आप बहुत कुछ कर लेंगे पेपर के अंदर। बट अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप बाकी टॉपिक्स ज़रूर पढ़ें, साथ साथ इन टॉपिक्स पर आप खास करके फोकस ज़रूर करें, राइट? आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, कोई भी आपको, या अगर आपको कोर्स करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 1-to-1 क्लासेस आपको दे दूंगा रिगार्डिंग फिजिक्स। आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आए हम 1-to-1 क्लासेस लेकर के उसको डिस्कस कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट मेरे नज़रिए में। और आप भी अगर इसको मेरे अकॉर्डिंगली, जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली पढ़ते जाएंगे तो आपको फिजिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं और कुछ आपके लिए टिप्स सोच के रखता हूँ जब तक आपका एग्ज़ाम इजी बनाने के लिए। तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छा स्कोर करिए फिजिक्स में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।